हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चंस। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप लोग वीडियोस देखिए, पूरा वीडियोस देखिए। उसके अलावा लोगों से शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे करना चाहिए ये या नहीं करना चाहिए, मुझे पता ही नहीं चलता। तो आज हम सीडीपी वाले पोर्शन को देखने वाले हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि विकास क्या है। एक आयामी एक दिशीय विकास में बदलाव किया जा सकता है या फिर विकास जो होता है वो क्या होता है, विकास में बदलाव किया जा सकता है या फिर आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है। तो पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं होता, एक दिशीय भी नहीं होता और एक आयामी भी नहीं होता। लगातार 16 में, 20 में और 21 में तीनों क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये क्या है, विकास में बदलाव किया जा सकता है समय के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधाओं से, बहुत सारी चीज़ों से जो है वो विकास में बदलाव किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो जेनेटिक्स के द्वारा पूरी तरीके से कौन सा निर्धारित होता है। तो मित्रों का चयन निर्धारित होता है, आँखों का रंग होता है, शैक्षणिक सफलता होती है, शिक्षा में रुचि होती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आनुवंशिकता के द्वारा आँखों का रंग हो गया, चेहरा हो गया, बालों का कलर, हाइट हो गया, बॉडी पर्सनैलिटी हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे फेशियल फीचर हो गए, ये सब चीज़ें हमारी आनुवंशिकता से निर्धारित हो सकती हैं। बॉडी शेप हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारी आनुवंशिकता से निर्धारित हो सकती हैं। लेकिन मित्रों का चयन ये हमारे पर्यावरण और वातावरण से निर्धारित होती हैं। शैक्षणिक सफलता और शिक्षा में रुचि ये सब हमारे वातावरण द्वारा निर्धारित होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं। स्कूल जैसी सामाजिक संस्था में प्रवेश करके सीखते हैं तो उसको हम परिपक्वता कहते हैं, निष्क्रिय सामाजिकरण कहते हैं, प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं या फिर द्वितीयक सामाजिकरण कहते हैं। तो अगर परिवार में सीख रहा होता तो वो प्राथमिक सामाजिकरण होता, लेकिन वह बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्था मतलब कि प्ले स्कूल वगैरह में बच्चे जो सीखते हैं या फिर पड़ोस से सीखते हैं तो ये क्या है, ये द्वितीयक सामाजिकरण की बात कर रहा है, ये द्वितीयक सामाजिकरण की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरा स्तर का मतलब है कि लेवल 3 है, इसमें लेवल 1 प्री कन्वेंशनल है, दूसरा जो है वो कन्वेंशनल है, तीसरा जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल है, मतलब कि पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो इसकी तीसरी अवस्था को मतलब पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो आज्ञापालक और दंड अभिविन्यास जो है वो प्री कन्वेंशनल की स्टेज है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और अगला है कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का ओरिएंटेशन हो गया और इसके बाद जो आज्ञापालक और दंड अभिविन्यास के बाद टिट फॉर टैट वाला आता है। तो वो वाला, ये दो अवस्थाएं हो गई। तीसरी अवस्था जो है वो अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास होगा। कानून और आदेश पालन, सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत आधार विन्यास, ये सब उसके बाद के स्टेजेस जो है वो हैं। थर्ड जो है वो अच्छा लड़का अच्छा लड़की ओरिएंटेशन ही होता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज 3 बोलते हैं, और जो कि किस में आता है, पारंपरिक नैतिकता वाले अवस्था में आता है। तो आपको सारे जितने भी कोहलबर्ग के चरण हैं उसके नाम एटलीस्ट तो अच्छे से पता होना चाहिए और क्रम से पता होने चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि जिन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा के द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। तो स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना जो है वो क्या कहलाती है। तो नए स्कीमा की जो रचना है वो समायोजन कहलाती है, आत्मसातीकरण कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है या फिर संगठन कहलाती है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन कहलाती है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्कीमा का क्रिएशन यहाँ पे किया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे, क्योंकि हमें मतलब एडजस्ट भी कर लिया है, वहाँ पे सिर्फ ऐड ही नहीं किया है बल्कि उसको एडजस्ट कर लिया, चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया है, इसलिए ये क्या होगा, समायोजन होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय मतलब कि कॉन्सेप्ट सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। कॉन्सेप्ट को, सूचना को संगठित या प्रतिपादित कौन सा करता है पियाजे के अनुसार। तो स्कीमा है, आपको पता ही है क्या होगा इसका आंसर, स्कीमा ही होगा। और और किसी की बात चारों ऑप्शन में से वो करते ही नहीं है, वो स्कीमा की बात पियाजे करते हैं। अगला है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों के द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों के द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन इसका समर्थन करता है। सिगमंड फ्रॉयड सहपाठी अधिगम की बात कौन करता है, तो ये सहपाठी अधिगम की बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं, क्योंकि इसमें ही कोलैबोरेटिव लर्निंग आती है। तो इसमें ही क्या होगी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग आएगी, सहयोग के साथ पढ़ाना आएगा। तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जहाँ पे समाज दो या दो से अधिक लोगों के साथ ज्ञान का निर्माण हो रहा हो, वहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट ही रहता है। अगला है कि कौन सा अध्यापक के द्वारा पाड़ का उदाहरण नहीं है। पाड़ का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग इक्वल टू टेम्परेरी हेल्प। तो इसमें पाड़ का उदाहरण कौन सा नहीं है। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना जो है वो पाड़ का उदाहरण नहीं है। पहली बात तो आपको वैसे ही दिख गया। अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन करना, ये बच्चों को टेम्परेरी हेल्प हो सकती है। इशारे और संकेत टेम्परेरी हेल्प हो सकती है। सहपाठियों संग साझा शिक्षण, ये भी टेम्परेरी हेल्प हो सकती है, लेकिन रटना जो है वो टेम्परेरी हेल्प नहीं होती है। और उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनात्मक कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो संरचनात्मक कक्षा के लिए बहुआयामी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहन देना ये उपयुक्त है। उपयुक्त नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। सामूहिक प्रतियोगिता ये भी उपयुक्त है। प्रयोग जो है वो ये भी उपयुक्त है, लेकिन वेधन और दोहराव जो है वो ये उपयुक्त जो है वो नहीं है। वेधन और दोहराव जो है वो उपयुक्त नहीं होगा एक संरचनात्मक कक्षा में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो ड्रिल और प्रैक्टिस जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रिया के पदों के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने किया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने किया है। ये सब क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा भी है और प्रैक्टिस भी कर लिया है इतने सारे क्वेश्चन को कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप ईजिली टैकल कर लेंगे। अगला क्या है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। तो संकलनात्मक मूल्यांकन पर, संरचनात्मक मूल्यांकन पर, एक आयामी मूल्यांकन पर, मानकीकृत और एक समान मूल्यांकन पर। इस पर तो हमें जोर देना ही नहीं है। यहाँ पे हमें संरचनात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देना है। यहाँ पे हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर देना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। संरचनात्मक को हम रचनात्मक या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार
अगला क्वेश्चन है कि वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद जो प्राइवेट स्पीच होती है वो बच्चों में आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देती है। तो ये पियाजे के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइवेट स्पीच जो होती है वो आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देती है, लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग नहीं। बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, बिल्कुल भी नहीं। जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। तो जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में ये सहायता करता है, तो बिल्कुल ठीक है। वाइगॉत्स्की के अनुसार जो निजी संवाद होता है, प्राइवेट स्पीच होती है, वह जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। अगर यहाँ पे पियाजे क्वेश्चन में होता तो ये आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है, ऐसा ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता। और अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और लड़कों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? तो किसको दर्शा रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। इन सब क्वेश्चन में हमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइम कर चुके हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा किया जाता है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। बिल्कुल सही है। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक होता है। तो पुनः उत्पादन जो है वो दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है। पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? वो गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बार हमें इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा किया जाता है कि वे ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करें। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करना ये सही नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि जानकारी, मैंने सोचा कि नॉलेज का रिप्रोडक्शन हो रहा है, नहीं, जानकारी का रिप्रोडक्शन की जो भी फैक्ट मुझे बताए गए उस फैक्ट को मैं भी आपको बता दूं तो वो जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग को नहीं दिखाएगा। मीनिंगफुल लर्निंग को तब दिखाया जाएगा जब कोई भी चीज़ आपने मुझे समझाई, मैं भी उसे अपने वे से आपको बता सकूँ, तो वो जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग होगा। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ही निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल ही गलत है। कक्षा छात्र क्रियाशील हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, ये भी गलत है। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं, बिल्कुल ठीक है। अध्यापक क्रियाशील है और छात्र निष्क्रिय है, बिल्कुल गलत है। इसमें दोनों को ही क्रियाशील रहने की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह बनाने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे किया जाएगा? अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। तो बच्चों के एक अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ता के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे करें? तो अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करें, कक्षा में बच्चों के अनुभव की विविधता को सम्मिलित करें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल दिया जाए, छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना सके, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना सके, ये तो नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा ऑप्शन तो एकदम ही है, पहला दूसरा और तीसरा जो है वो सही है कि समावेशी वातावरण के लिए शिक्षिका को अपनी उन धारणाओं और पूर्वाग्रह पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करे उसे दूर करना चाहिए। कक्षा में बच्चों के अनुभव की विविधता को सम्मिलित किया जाना चाहिए और संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल भी दिया जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र हैं। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? तो क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? तो विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। तो बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित है, तो एक समावेशी क्लासरूम में क्या किया जाना चाहिए उसके लिए? विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देना है। वो देख ही नहीं पाएगा, तो आप देखने वाली चीज़ें उसे देंगे तो उससे कोई भी फायदा उसको होना नहीं है। मुद्रित पुस्तकें देना, तो प्रिंटेड पुस्तकें देना, तो क्या उसको फ़ायदा होगा? अगर वो देख ही नहीं पा रहा है तो नहीं होगा। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे छूने वाली संसाधनों का प्रावधान करके, तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे संसाधन जिससे कि बच्चा छू कर जो है वो समझ सके। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके जिसमें छोटा छोटा लिखा हुआ हो, ऐसे वर्कशीट देना, तो वो तो देख ही नहीं पाएगा, तो उसे पढ़ ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है कि रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों में सोचती है। यह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? अलग अलग तरकीबों में सोचती है, यह किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति का प्रतीक है ये, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता का प्रतीक है ये, अभिसारी सोच का प्रतीक है ये, या फिर अपसारी सोच का प्रतीक है ये। तो अलग अलग तरकीबों से सोचना जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रतीक है। ये क्या है? ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रतीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है होगा अपसारी सोच का प्रतीक है। अगला है कि राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, बी के स्थान पर डी लिखता है, तो यह किसका लक्षण है? तो ये डिसलेक्सिया का लक्षण है। डिसलेक्सिया का 61 के स्थान पर लिखता है, ठीक है, वो लिख रहा है, तो डिसग्राफिया हो गया, इसमें नहीं डिसलेक्सिया ही होगा। बच्चा जो है वो 61 के स्थान पर 16 लिख रहा है और बी के स्थान पर डी लिख रहा है, मतलब वो गलत पढ़ रहा है, इसीलिए वो गलत लिख भी रहा है। तो ये क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। ये क्या होगा? आपको लग सकता है ये क्वेश्चन फंसाने के लिए यहाँ पे लिखा करके दिया गया है, लेकिन इसका आंसर जो है वो डिसलेक्सिया ही होगा, क्योंकि अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तभी हम गलत लिख रहे हैं। डिसग्राफिया ये नहीं है। डिसग्राफिया में लिखने का डिसऑर्डर आता है, तो पढ़ेंगे हम गलत, तो हमें 6 लिखने तो आ रहा है ना, हमें 6 लिखने तो आ ही रहा है ना, लेकिन हम उल्टा लिख दे रहे हैं उसको, तो ये हम गलत पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम गलत लिख भी रहे हैं। या फिर आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? तो विशेष बच्चों को किस प्रकार से सहायता मिलेगी? व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करना, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति हो गया, सहयोगात्मक अधिगम हो गया, मानकीकृत निर्देश हो गया। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार से सहायता मिल सकती है? तो व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करके। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति हमें उसको नहीं देनी है, बी ऑप्शन तो नहीं होगा। और सहयोगात्मक अधिगम तो बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही होगा। और मानकीकृत निर्देश भी ठीक नहीं होगा, चौथा ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा। पहला हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा और क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? निष्क्रिय प्राणी के रूप में गलत है, छोटे वयस्क के रूप में नहीं, दुष्ट जीव के रूप में सभ्य बनाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। तो संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उसके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है, ये बात ठीक हो सकती है। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, अपने बच्चे को शिक्षा की रुचि नहीं रखते, अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको दिख ही रहा है कि नेगेटिव ही है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है?
कह रहा है कि बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना होता है कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, किस टॉपिक में कैसा प्रॉब्लम है। इन चीज़ों को अनदेखा करने की वजह से ही बच्चे जो है वो फेल होते हैं। बच्चे की असफलता का यही कारण है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है, मीनिंगफुल लर्निंग को वो कैसे बढ़ावा देती हैं। ड्रिल और प्रैक्टिस से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर नहीं, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके मीनिंगफुल लर्निंग को जो है वो बच्चों को कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यय के साथ संबंध स्थापित करती हैं। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, अधिगम की रुकावट उत्पन्न करेगा, क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन आपको ठीक नहीं नजर आ रहा होगा। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो है वो रिलेशन को मजबूत करेगा और बच्चे जो है वो अदर सब्जेक्ट के परिप्रेक्ष्य में भी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिगम के स्थानांतरण में ये हेल्प करता है कि इस अगर कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने साइंस में सीखा वो हमें मैथ में भी हेल्प कर रहा है, तो ये अधिगम का स्थानांतरण है और ये पॉजिटिव स्थानांतरण है। ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, ये किस स्मृति में हमारे संगठित होंगी, ये किस स्मृति में हमारे होंगी। तो ये हमारे अल्प अवधि स्मृति में तो होगा नहीं, क्योंकि बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया ये हमारे अनुभव है, ये हमारे लंबे समय तक दिमाग में रहेगी। सांवेदिक भी नहीं है, ये कार्यकारी भी नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये हमारे शामिल हो जाएगी, क्योंकि ये सब जो हम अनुभव करते हैं वो हमारे दिमाग में जो है वो फिट हो जाती है और वो भी लंबे समय तक होती है। इसीलिए क्या होगी, ये लॉन्ग टर्म स्मृति में ये शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए नहीं है। तो यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हो गया, शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। हमें नहीं वाले ऑप्शन पे जाना है, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि यह कक्षा में छात्रों के जो बच्चों की त्रुटियां होती हैं, जो एरर होते हैं, जो गलतियां होती हैं, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। यही वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अदर ऑप्शन जो है बच्चों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है कि बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या अपने दिमाग में सेट किया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है और यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि जो है वो प्रदान करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही होगा आंसर के लिए। अगला है कि किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो अपने आप में आनंददायक भी है और संतोषजनक भी होंगी। बाहरी अभिप्रेरणा जो है वो हम फोर्सफुली करते हैं कि हमें ये पाना है, इसलिए हम इसको कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हो सकती हैं। उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं होता। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक होती हैं। तो जो शिक्षिका की अपेक्षाएं हैं बच्चों से, ये उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, बच्चों के अधिगम पर ये महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ये ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाना चाहिए। तो शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देना चाहिए, ये बात हो सकती है। और विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना बिल्कुल ही गलत है। ये बारंबार परीक्षा लेकर शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय दिलाना, भय की अवस्था में रखना बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा नहीं देना है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थियों
कार्यों को, उनके निष्पादन के बारे में, निष्पादन का मतलब है परफॉर्मेंस के बारे में समय समय पर फीडबैक बच्चों को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने उनको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वो कहाँ पे अपना सुधार कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में बच्चों को फीडबैक देना सही रहता है। तो ए ऑप्शन जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा के हिसाब से सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि NEP 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती को प्रस्तावित करती है, या फिर विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलेपन में वृद्धि को प्रस्तावित करती है, रटंत अधिगम को बिल्कुल भी महत्व नहीं देती है, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देती है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड वाला ऑप्शन पहले हमें काटना पड़ेगा, थर्ड यहाँ पर भी है, थर्ड यहाँ पर भी है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसमें क्या है कि विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये आप लिख के रख सकते हैं कि विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती करने का प्रस्तावित करती है, लचीलेपन में वृद्धि को प्रस्तावित करती है करिकुलम के, और उसके बाद विवेचनात्मक चिंतन को भी महत्व देती है। तो तीनों ऑप्शन जो है, अगर आपने NEP 2020 का कोई भी नोट्स बनाया है तो वहां पर लिख के रख लीजिए। तो आज भी हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, नहीं तो मेरा मूड नहीं होता वीडियो बनाने का। मुझे बहुत डिमोटिवेशन फील होता है कि मुझे वीडियो बनाना नहीं चाहिए शायद से। और तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।